हेलो एवरीवन। आज हम लोग एसएससी एमटीएस के लिए 45 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इन सभी टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हम लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो आपके एसएससी एमटीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है ना। जिसमें सबसे पहला जो चैप्टर आप लोगों का यहाँ पर रहेगा वो रहेगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम से आज की इस क्लास की शुरुआत हो रही है। आज डे 1 है आपका, जिसमें नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी की पहली क्लास आपकी होगी। अगली क्लास में मैं इन कॉन्सेप्ट और थ्योरी पर आधारित क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। तो आज का टॉपिक है आप लोगों का नंबर सिस्टम कॉन्सेप्ट एंड थ्योरी, यानी संख्या प्रणाली, संकल्पना और सिद्धांत। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सेकंड टॉपिक जो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे विभाज्यता परीक्षण, यानी कि डिविजिबिलिटी टेस्ट, यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे। और थर्ड टॉपिक आपका रहेगा यहाँ पर इकाई अंक, यानी कि यूनिट डिजिट। इसके बाद होगा आपका शून्यों की संख्या, यानी कि नंबर ऑफ जीरो कैसे फाइंड करेंगे। देन इसके बाद होगा आपका शेषफल प्रमेय, रिमाइंडर्स थ्योरम। इसके बाद होगा आपका संख्याओं का गुणनफल, यानी कि नंबर ऑफ फैक्टर। और सबसे लास्ट में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे श्रेणी, यानी सीरीज, जिसमें हम लोग एपी जीपी एचपी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, गुणोत्तर श्रेणी और हार्मोनिक प्रोग्रेशन, यानी कि आपकी हरात्मक श्रेणी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करने वाले क्या है, संख्याओं का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है ना। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या है कि संख्या, यानी कि नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि नंबर क्या होते हैं। एक संख्या के समूह को, समूह के अंकों को, एक संख्या को समूह के अंकों अर्थात 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 से दर्शाया जाता है। यही आपके क्या कहते हैं, नंबर्स। यानी कि 0 से 9 तक ये सभी आप लोगों के नंबर्स है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब संख्याओं का वर्गीकरण दो पार्ट में किया गया है। पहला है आप लोगों का वास्तविक संख्याएं, यानी कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की जितनी भी संख्या होती है, ये आपकी वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स कहलाते हैं। और सेकंड पॉइंट आपका जो है सम्मिश्र संख्याएं, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि जो संख्याएं x प्लस आई वाई, यानी कि आयोटा की फॉर्म में लिखी जाती है, यह आप लोगों की कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाती है, सम्मिश्र संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब इसको कुछ और क्लासिफाई हम लोग आगे करेंगे, आप देखिएगा। अब रेशनल नंबर को हम लोग आगे बढ़ेंगे। विभिन्न प्रकार की संख्या, रेशनल नंबर में माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की सभी संख्या आपकी कहां पर आती है, वास्तविक संख्याएं, यानी कि रियल नंबर में आती है। ठीक है ना। अब रियल नंबर को हम आगे कैटेगराइज करेंगे, यानी कि रियल नंबर में पहला पॉइंट है आप लोगों का प्राकृतिक संख्याएं, यानी कि जिन संख्याओं को हम लोग गिन पा रहे हैं, गिनने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। और ये संख्या कहां से, यानी कि 1 से इनफाइनाइट तक के बीच की सभी संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर कहलाता है। ठीक है ना। अगर मैं पूर्ण संख्याओं के बारे में बात करूं, यानी कि जिनको होल नंबर बोलते हैं, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। जीरो सहित गिनने वाली सभी संख्याओं का समुच्चय आपके होल नंबर, पूर्ण संख्याएं कहलाती है। यानी कि जीरो से स्टार्ट होती है और इनफाइनाइट तक, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनफाइनाइट तक की सभी संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं कहलाती है। बात समझ में आ गई है। ठीक है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे पूर्णांक। पूर्णांक यानी कि इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, सभी गिनती संख्याओं का समूह, गिनती संख्याओं का जीरो और ऋणात्मक, ये सभी आपके क्या होते हैं, इंटीजर्स। यानी कि सेट ऑफ ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, यानी कि धनात्मक पूर्णांकों का समूह क्या होता है, 1 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनफाइनाइट तक के नंबर, यानी कि धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, 1 से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक के सारे नंबर आते हैं। और ऋणात्मक पूर्णांकों का समूह क्या होता है, तो ये होता है -1 से स्टार्ट होता है और माइनस इनफाइनाइट तक के सभी नंबर्स आपके ये निगेटिव इंटीजर्स के अंदर आते हैं, यानी ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। ठीक है ना।
सभी गैर ऋणात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, यानी कि 0 1 2 3 4 5, है ना। सेट ऑफ ऑल नॉन निगेटिव इंटीजर्स, है ना। देखो ये है धनात्मक पूर्णांकों का, अगर सभी गैर ऋणात्मक पूर्णांकों के समुच्चय की बात करें, यानी कि उसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाता है, जीरो से इनफाइनाइट तक के नंबर। और सभी गैर धनात्मक पूर्णांकों का समुच्चय, इसमें जीरो भी इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि जीरो से जीरो, -1, -2, -3, माइनस इनफाइनाइट तक के सभी संख्याओं का सेट। समझ आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसमें यहाँ पे बात करेंगे सम और विषम संख्याओं के बारे में। अब सम संख्या क्या होती है? दो से विभाज्य संख्या को सम संख्या कहते हैं, है ना। जो नंबर दो से डिविजिबल होते हैं वह सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या वह संख्या जो दो से विभाज्य न हो वह विषम संख्या कहलाती है, ठीक है ना। दो से डिविजिबल सारे नंबर आपके सम संख्या यानी कि इवन नंबर कहलाते हैं, और जो दो से डिविजिबल नहीं होती है यानी कि ऑड नंबर विषम संख्याएं कहलाती है। आगे बात करेंगे। अब अगला जो पॉइंट है आप लोगों का, अभाज्य संख्याएं क्या होती है? अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वह संख्या जिसके ठीक दो भिन्न हो। एक तो वह संख्या जिसके दो भिन्न गुणनखंड हो, है ना। वह संख्या जिसके दो भिन्न गुणनखंड हो, एक गुणनखंड तो वन हो उसका, और एक खुद वही नंबर हो, यानी कि वन और स्वयं। एक तो गुणनफल उसका वन हो, और वन गुणनफल हर एक नंबर का होता है, और एक खुद वही संख्या हो, इसके अलावा बाकी कोई भी फैक्टर उसके ना बने, तो वह अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या के केवल दो गुणनफल होते हैं, या तो वह खुद से कटता है वो नंबर, या फिर वो वन से कटता है, तो अभाज्य संख्या कहलाता है, यानी कि प्राइम नंबर कहलाता है। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या के बारे में हम बात करें, तो दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, और दो एकमात्र एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है। दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य होती है। दो एकमात्र सम संख्या है जो अभाज्य होती है। अब आगे, 1 से 100 तक के बीच 25 अभाज्य संख्याएं होती है। अगर 1 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याओं की हम लोग गिनती करें तो 25 संख्याएं आती है, और ये सारे नंबर वह होते हैं जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, या तो यह खुद से कटेगा या ये वन से कटेगा। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होती है, जो इवन प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे कि 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, 31 है, 37 है, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ये टोटल 25 प्राइम नंबर है 1 से 100 के बीच में जो आती है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है पॉइंट आपका है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, यानी कि कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। जो संख्याएं अभाज्य नहीं होती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। और भाज्य संख्याओं के मोर देन 2 फैक्टर होते हैं। सबसे छोटी भाज्य संख्या आप लोगों की 4 होती है, ठीक है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4। अगर 4 के फैक्टर की मैं बात करूं तो 4 1 से डिविजिबल है, 2 से भी डिविजिबल है, और 4 से भी डिविजिबल है। यानी कि भाज्य संख्याओं के गुणनफल मोर देन 2 फैक्टर होते हैं, ठीक है ना। खुद से और वन से तो कटेगा, इसके अलावा भी उसके फैक्टर बनेंगे। 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे वह संख्या भाज्य संख्या कहलाएगी। और दूसरा क्या है कि जो अभाज्य नहीं होती है वह आपकी भाज्य संख्या होती है। सह अभाज्य आपने पढ़ा होगा, सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर। दो अभाज्य संख्याओं को सह अभाज्य संख्या कहा जाता है यदि उनका HCF 1 है ना। यानी कि किन्हीं भी दो अभाज्य संख्याओं का जो युग्म बनता है, अगर उन दोनों संख्याओं के युग्म का HCF 1 बन रहा है तो वह आपकी सह अभाज्य यानी कि को प्राइम नंबर कहलाता है। जैसे मैं 3 और 5 को लेकर चलूं, है ना। 3 और 5 क्या है आप लोगों की? दोनों ही प्राइम नंबर है, और इन दोनों 3 और 5 का HCF भी 1 आ रहा है, तो ये आप लोगों का क्या है? को प्राइम नंबर कहलाएगा। ये क्या होगा? को प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 3 और 5 दोनों आप लोगों की प्राइम नंबर है, और दोनों ही इन संख्याओं का क्या है? आपका HCF 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका को प्राइम नंबर। अगला है आप लोगों का 3 और 19, तो 3 भी प्राइम नंबर है, 19 भी प्राइम नंबर है, और 3 और 19 का HCF भी 1 है, तो ये आप लोगों का क्या कहेगा? यहाँ पे को प्राइम नंबर कहलाएगा। आगे आ जाओ। सापेक्षित अभाज्य। दो संख्याओं के समूह को सापेक्षित अभाज्य कहा जाता है यदि उनका HCF 1 हो।
ठीक है ना। दो संख्याओं के समूह को सापेक्षित अभाज्य कहा जाता है यदि उनका HCF 1 हो। साथ ही साथ इसमें यह जरूरी नहीं है कि वह दोनों संख्या प्राइम नंबर हो, जबकि को प्राइम में दोनों संख्या अभाज्य होनी चाहिए और दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए, जबकि रिलेटिव प्राइम में दोनों संख्याओं का HCF 1 होना चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि वह दोनों संख्या अभाज्य होगी। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 4 और 9 है ना, जिसमें 4 आपकी अभाज्य संख्या नहीं है और 9 आपकी क्या है यहाँ पे, ये भी अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन 4 और 9 का HCF 1 बन रहा है। तो 4 और 9 का जो पेयर है ये आपका रिलेटिव प्राइम कहलाएगा, यानी कि सापेक्षित अभाज्य संख्या कहलाएगी। ऐसे ही अगर मैं 15 और 22 के बारे में अगर बात करूं तो इन दोनों का HCF भी 1 है, तो ये आपकी सापेक्षित अभाज्य संख्या कहलाएगी। सापेक्षिक अभाज्य संख्या में यह अनिवार्य नहीं है कि दोनों संख्याएं अभाज्य हो। ये बात मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसमें जरूरी नहीं कि दोनों संख्या अभाज्य हो, जबकि को प्राइम में जरूरी है कि दोनों संख्या आपकी अभाज्य हो। बात समझ आ गई। इसके बाद अगला जो पॉइंट आपका आता है जुड़वा अभाज्य, यानी कि ट्विन प्राइम। दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर 2 है, दो अभाज्य संख्याओं का समूह जिनका अंतर 2 है, वो कहलाता है जुड़वा अभाज्य या ट्विन प्राइम नंबर। यानी कि 3 और 5 ले लो यहाँ पे आप, ठीक है ना। 3 और 5 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है और इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या है, 2 है। 11 और 13 प्राइम नंबर है, डिफरेंस 2 है। 17 और 19 प्राइम नंबर है और डिफरेंस 2 है, तो ये आपका ट्विन प्राइम कहलाएगा। यहाँ पे बात क्लियर हो गई है। को प्राइम, रिलेटिव प्राइम, ट्विन प्राइम, सारी चीजें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो आपका पॉइंट है यहाँ पे परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं रैशनल नंबर, वे संख्याएं जिन्हें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पर P और Q पूर्णांक है यानी कि इंटीजर नंबर है और Q नॉट इक्वल टू 0 है, Q 0 के बराबर नहीं है, परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि 1/8 P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है और जहां पर जो P और Q दोनों ही इंटीजर वैल्यू है और Q 0 के बराबर नहीं है, तो आपका 1/8 आपकी एक रैशनल नंबर है। अगर मैं बात करूं -8/11, तो -8/11 भी आप लोगों का रैशनल नंबर है, क्योंकि इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा रहा है और यहाँ पर -8 और 11 दोनों ही आप लोगों के क्या है, यहाँ पर -8 और 11 दोनों आप लोगों के यहाँ पर क्या है, पूर्णांक संख्या है। -8 नेगेटिव पूर्णांक है और +11 पॉजिटिव पूर्णांक है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो Q है वो 11 है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर हो गई बात। 0, तो 0 भी आप लोगों का क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ठीक है ना। 0 क्या होता है आप लोगों का, रैशनल नंबर, क्योंकि 0 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 0/1 क्या होता है, 0। 0/1 क्या होता है, 0। देखो 0 और 1 दोनों ही आप लोगों के इंटीजर है और 1 क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 भी आप लोगों को क्या होती है, रैशनल नंबर के अंदर आता है। अगर मैं 0/0 लिख दूं तो 0/0 आपका इनफाइनाइट बन जाएगा, है ना। इस बात को समझना, यहाँ पे बात कर रहा हूँ 0 की, तो 0 कब कब बन सकता है, 0 को अगर 0 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड आप करोगे तो हमेशा 0 आएगा और उस केस में P अपॉन Q का फॉर्म बनेगा और जहां पर Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो दैट मीन्स कि 0 आपकी रैशनल नंबर परिमेय संख्या कहलाती है। 6 परिमेय संख्या है, 6 को 6/1 लिख सकता हूं। 5 परिमेय संख्या है, 2/3 परिमेय संख्या है। या इसको पूरा आपका कुछ इस तरीके से लिखा गया है, 5 2/3, ये भी आपकी परिमेय संख्या है, ये मिक्स फ्रैक्शन है। 5 3 15 2 17/3 इसको लिख सकता हूं। तो ये सभी आपकी परिमेय संख्या रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो दशमलव में व्यक्त करने पर गैर समाप्ति और गैर दोहराव रूप में होती है। गैर समाप्ति और गैर दोहराव को मैं समझाता हूं। नंबर विच व्हेन एक्सप्रेस इन डेसिमल वुड बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग फॉर्म, यानी कि जो संख्या नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो रिपीट होता उसको अगर डिवाइड करते हैं और ना ही टर्मिनेट होता है, ठीक है ना।
ऐसी संख्या क्या कहलाती है आप लोगों की? इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, बात समझना, रूट 2। रूट 2 क्या है? अगर रूट 2 की वैल्यू के बारे में आप लोग बात करोगे तो 1.414 और आगे जो डिजिट्स इसकी आगे भी चलती रहेगी, लेकिन किसी भी डिजिट्स का ना रिपीटेशन नहीं है और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या होगा? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, तो रूट 2 आप लोगों की इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं रूट 3 की बात करूं तो रूट 3 की वैल्यू आपको पता होगा कि 1.732 एंड सो ऑन आगे चलती रहती है, तो ये भी क्या है? नॉन रिपीटिंग, डिजिट्स का रिपीटेशन नहीं हो रहा है, ना तो डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है ना, और ना ही क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रही है, तो रूट 3 भी क्या है आप लोगों का? इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं रूट 5 के बारे में बात करूं तो रूट 5 भी आप लोगों का इरेशनल नंबर है ना। 2.2 2.2 समथिंग एंड सो ऑन आगे चलता रहता है, ना तो टर्मिनेट हो रही डेसिमल के बाद संख्या और ना ही डिजिट्स का रिपीटेशन हो रहा है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है। तो रूट में जितनी भी वैल्यू होती है आप लोगों की ये, तो ये आपकी क्या होती है? रूट में अगर आपके प्राइम नंबर आ रहे हैं, है ना, प्राइम नंबर का जब रूट करते हैं तो आप लोगों का इरेशनल नंबर निकलता है। ऐसे ही रूट 7 आपका प्राइम नंबर है, रूट लगा देंगे तो आपका इरेशनल नंबर आएगा। क्यों आएगा? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है। अगर मैं पाई के बारे में बात करूं तो पाई की वैल्यू आप लोगों की क्या होती है? देखिएगा, पाई की जो वैल्यू है वो आपकी क्या हो जाती है? 3.14 एंड सो ऑन। इसमें क्या होता है? डेसिमल के बाद जो संख्याएं है वो रिपीट नहीं होती है और ना ये टर्मिनेटिंग फॉर्म में है। आज तक रिपीट की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाया, तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग फॉर्म में है, तो पाई भी आप लोगों का इरेशनल नंबर होता है। लेकिन हम लोग कई जगह पाई की वैल्यू 22/7 यूज करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 22/7 क्या है, तो 22/7 पाई की एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। अगर मैं कहूं कि आप केवल 22/7 बताओ कि क्या ये रेशनल नंबर है या क्या इरेशनल नंबर है, तो 22/7 आपका रेशनल नंबर है, क्योंकि 22/7 पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बन रहा है और जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 है, तो 22/7 आपका रेशनल नंबर होगा। जबकि पाई आप लोगों का इरेशनल नंबर बनेगा, क्योंकि पाई की जब एग्जैक्ट वैल्यू डेसिमल की फॉर्म में निकलती है तो नॉन रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आती है, ठीक है ना। जैसे एक एग्जांपल मैंने और लिया यहाँ पे कि 0.2317643 एंड सो ऑन, तो ये भी आप लोगों क्या है? नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में है, तो ये भी आप लोगों का इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कहलाएगी। बात समझ में आ गई है? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स मैंने आप लोगों को बता दिया। अब डिविजिबिलिटी ऑफ टेस्ट में के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले 2 की डिविजिबिलिटी हम लोग चेक करेंगे। अगर मैं 2 के मल्टीपल्स की बात करूं, है ना, 2 की डिविजिबिलिटी में 2 के मल्टीपल्स की भी साथ में ही आप लोगों को डिविजिबिलिटी टेस्ट बता देता हूं। 2 के मल्टीपल आपके 2, 4, है ना, कितने होते हैं? 8 होता है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, इस तरीके से एंड सोन ये चलता रहेगा, ठीक है ना। तो 2 की डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या है? 2 को क्या लिख सकता हूं मैं? 2 की पावर 1 लिख सकता हूं, 2 ही होता है। यदि अंतिम एक अंक 2 से विभाज्य है तो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 2 से विभाज्य नंबर वह होता है, 2 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 1, यानी कि पावर 1 आ गया। यानी कि किसी भी संख्या का अगर लास्ट की एक डिजिट को चेक करेंगे और वह डिजिट्स 2 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या 2 से विभाज्य होगी, ठीक है। अगर मैं 4 की डिविजिबिलिटी यहां पर चेक करूं तो 4 को मैं लिख दूंगा यहां पर, तो 4 को लिख दूंगा मैं यहां पे 2 की पावर 2। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है कि किसी भी यदि अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या 4 से विभाज्य होगी। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है तो संख्या भी क्या होगी? 4 से विभाज्य होगी। 4 को हम लोग 2 की पावर 2 लिख देते हैं। यदि किसी भी संख्या के आखिरी की 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है तो वह पूरी संख्या 4 से डिविजिबल होगी। अब हम बात करेंगे यहां से 8 की डिविजिबिलिटी के बारे में। 8 से विभाज्य है, तो 8 से विभाज्य यानी कि 8 को लिख दूंगा 2 की पावर 3, यानी कि किसी भी अंतिम अंक के, किसी भी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या 8 से विभाज्य होगी, ठीक है। अब अगर 16 की बात करूं, 16 को लिख दूंगा 2 की पावर 4,
2 की पावर 4 क्या मतलब है, यदि अंतिम 4 अंक 16 से विभाज्य है तो संख्या 16 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ गई। 2 की डिविजिबिलिटी और 2 के मल्टीपल्स की डिविजिबिलिटी आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, आगे चेक करते हैं हम लोग 3 की डिविजिबिलिटी। तो 3 की डिविजिबिलिटी के साथ साथ हम लोग 3 के मल्टीपल की डिविजिबिलिटी भी चेक करेंगे। तो 3 के मल्टीपल यानी कि 3 के गुणज क्या होते हैं, 3, 9, 27 और 81। ठीक है ना। तो 3 से विभाज्यता का नियम, 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3 की पावर 1। यदि अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो संख्या 3 से विभाज्य होगी, है ना। अगर कोई भी संख्या दे रखी है, उसके अंकों का अगर योग करा जाए और उसको 3 से विभाज्य करे तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे 9 से विभाज्यता। तो 9 से विभाज्यता का मतलब होता है 3 की पावर 2। यदि अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। इसके बाद हम लोग चेक करेंगे 27 से विभाज्यता, है ना, क्योंकि 27 भी 3 का मल्टीपल है। तो 27 को लिखेंगे 3 की पावर 3। यदि अंकों का योग 27 से विभाज्य है तो संख्या भी 27 से विभाज्य होगी। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे 81 से विभाज्यता। 81 से विभाज्यता का मतलब होता है कि 3 की पावर 4। यदि अंकों का योग 81 से विभाज्य है तो संख्या 81 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। तो संख्या भी क्या होगी, 81 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग आगे जो चेक करेंगे वो चेक करेंगे 5 के मल्टीपल्स यानी कि 5 के गुणज। 5 के गुणज क्या क्या होते हैं, 5 होता है, 25 होता है, 125 होता है और 625 होता है। तो 5 से विभाज्यता यानी कि 5 से विभाज्यता को हम लोग लिखेंगे 5 की पावर 1। यदि अंतिम एक अंक 5 से विभाज्य है तो संख्या 5 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अब हम लोग बात करेंगे 25 से विभाज्यता का। 25 से विभाज्यता का मतलब 5 की पावर 2। यदि अंतिम 2 अंक 25 से विभाज्य है तो संख्या 25 से विभाज्य होगी। ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे 125 से विभाज्यता का नियम। 125 को हम लोग लिख सकते हैं कि 5 की पावर 3। यदि अंतिम 3 अंक 125 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 25 से विभाज्य होगी। यानी कि कोई भी नंबर है, अगर 125 की डिविजिबिलिटी आपको चेक करनी है तो उस पूरी संख्या के 125 को लिख दूंगा मैं 5 की पावर में, यानी कि 5 की पावर 3 लिख दूंगा। तो उस पूरी संख्या के लास्ट के 3 डिजिट्स आपको चेक करने हैं कि क्या वो 125 से डिविजिबल है। अगर वो डिविजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 125 से डिविजिबल होगा। और ये सेम चीज 5 के मल्टीपल में अप्लाई होती है। अब ऐसे ही में 5 का जो अगला मल्टीपल है वो है आप लोगों का 625। तो 625 को लिख दूंगा 5 की पावर 4। अगर किसी भी संख्या के अंतिम 4 अंक 625 से विभाज्य है तो संख्या 625 से विभाज्य होगी। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे, देखो 2 की डिविजिबिलिटी, 3 की डिविजिबिलिटी, 2 और 3 के मल्टीपल की डिविजिबिलिटी चेक कर ली जिसमें 4 भी आ गया। उसके बाद फिर 5 की भी कर ली और 5 के मल्टीपल्स की भी कर ली। तो 2, 3, 4, 5, अब आता है 6। तो 6 से विभाज्यता, यदि संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो संख्या 6 से भी विभाज्य होगी। 6 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लोग 6 के फैक्टर करते हैं और 6 के फैक्टर होते हैं 2 गुणा 3। तो अगर संख्या 2 से डिविजिबल है और 3 से भी है तो वो 6 से भी होगी। 2 की डिविजिबिलिटी आपको पता है कि किसी भी संख्या की अगर लास्ट 1 डिजिट्स 2 से डिविजिबल है तो संख्या डिविजिबल होगी। अगर 3 की डिविजिबिलिटी चेक करेंगे, किसी भी संख्या के सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 से डिविजिबल है तो वह संख्या 3 से डिविजिबल होगी। और जब संख्या 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वह 6 से भी डिविजिबल होगी। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे 7 से विभाज्यता। ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई नंबर ले लिया मैंने ऐसे ही रैंडम 658, है ना। अब 7 की विभाज्यता हम लोग चेक करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप में संख्या के इकाई अंक को क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। तो इकाई अंक यानी कि 8, 658 में इकाई अंक 8 है, 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 इंटू 2 यानी कि 16 आएगा। अब 16 को पहले जो 2 नंबर है उसमें से माइनस करेंगे। तो सेकंड स्टेप में पहले 2 नंबर 65 है, 65 में से 16 को माइनस करूंगा तो 49 आएगा। अब यदि सेकंड चरण से प्राप्त 7 से विभाज्य है तो संख्या 7 से विभाज्य होगी। तो 65 में से 16 जो माइनस करा 49 आया और 49
अगर 7 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 658 7 से डिविजिबल होगा। ठीक है ना। इस केस में अगर 3 अंकों से बड़ी संख्या आप लोगों की आएगी तो 7 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? तो उस केस में जैसे 658 का 8 लिया यूनिट डिजिट, उसको डबल करके पहले नंबर में से माइनस करा, फिर जो नंबर आया, फिर अगर 3 से बड़ी नंबर होगी फिर उसमें जो यूनिट डिजिट होगा, नंबर प्राप्त होगा हमें जो, तो उसके यूनिट डिजिट को 2 से गुणा करेंगे और पहले नंबर में से माइनस करेंगे। तो ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक हम 7 की डिविजिबिलिटी को चेक नहीं कर पाते हैं। ठीक है ना। ये उस केस में है जब 3 डिजिट से बड़ी संख्या होगी। तो मेनली प्रोसेस क्या होता है कि यूनिट डिजिट में 2 की मल्टीपल करके पहले नंबर में से माइनस करते हैं। तो इस केस में तो आपका सेकंड स्टेप के बाद ही 49 आ गया और 49 7 से डिविजिबल है, तो यहां से मैं कहूंगा 49 7 से विभाज्य है। तो इसलिए हम कह सकते हैं 658 भी 7 से विभाज्य होगा। ठीक है, 7 की विभाज्यता का नियम पता लग गया अब आपको। अब आगे बढ़ते हैं। 8 का ऑलरेडी हमें पता है, 2 के मल्टीपल्स में मैंने 8 पढ़ लिया था। 9 का मुझे पता है, 3 के मल्टीपल्स में मैंने 9 पढ़ लिया था। 10 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए 10 के फैक्टर करेंगे जो कि 2 गुणा 5 होते हैं। जो नंबर 2 से और 5 दोनों से डिविजिबल होगा वो 10 से भी होगा। अब इसके बाद जो अगला नंबर आप लोगों का आता है वो आता है 11, है ना। 10 तक सब पढ़ लिया हमने। अब 11 से विभाज्यता, एक संख्या 11 से विभाज्य होगी यदि विषम स्थानों पर अंकों के योग और सम स्थानों पर अंकों के योग के बीच का अंतर 11 का गुणक है ना। 11 से डिविजिबल नंबर क्या होगा? यदि विषम स्थानों पर अंकों का योग और सम स्थानों पर अंकों के योग का अंतर अगर 11 का मल्टीपल है, 11 या 0 का मल्टीपल है, तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होता है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लेके दिखाया है कि एक संख्या आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। एक संख्या दे रखी है 754985222। ये 11 से विभाज्य है कि नहीं है, ये आप लोगों को बताना है। तो सम प्लेस पे कौन कौन से नंबर यहाँ पर आ रहे हैं? देखो ये 2, 8, 4 और 7 मैंने लेफ्ट साइड से लिया, और इवन प्लेस यहाँ पर चेक करें 2, 8, 4 और 7, है ना। 2, 8, 4 और 7 ये सम स्थान के अंक है। और विषम स्थान पे क्या आएंगे? 2, 5, 9 और 5। 2, 5, 9 और 5 ये विषम स्थान के अंक है। अब इसका भी सम करा और इसका भी सम करा, दोनों का सम करा हमने और दोनों का डिफरेंस चेक करा जो कि 0 आया। तो हमने कहा चूंकि 0 सभी अंकों से डिविजिबल है इसलिए दी गई संख्या 11 से डिविजिबल होगी, है ना। तो 11 का अगर मल्टीपल आता या फिर 0 आ जाए तो संख्या 11 से डिविजिबल होती है। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है 7, 11, 13 से विभाज्यता के विशेष नियम। अगला जो है 7, 11, 13 से विभाज्यता के विशेष नियम। तो यहाँ पे उदाहरण चेक करेंगे 380247। आप दाएं से बाएं की तरफ 3 के युग्म हम यहाँ पे बनाएंगे, 3 के युग्म। तो एक युग्म बनेगा 380 और एक बनेगा 247। इन दोनों युग्म का अंतर चेक करेंगे। 380 और 247 का जो अंतर आएगा 133 आएगा। अब यदि 133 यदि अंतर क्रम से 7, 11 और 13 से विभाज्य है तो संख्या भी 7, 11 और 13 से विभाज्यता होगी, है ना। अब जो ये डिफरेंस आया है इसको हम लोग चेक करेंगे कि क्या अंतर ये 7, 11, 13 से डिविजिबल है कि नहीं है। तो अंतर आप लोगों का 133 यहां पर निकल कर आया है। तो 133 7 से विभाज्य है। तो हाँ बिल्कुल 133 7 से डिविजिबल है तो पूरा नंबर 7 से डिविजिबल होगा। 133 11 से डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। और 133 13 से भी डिविजिबल नहीं है तो पूरा नंबर 13 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये केवल 7 से डिविजिबल है, 11 और 13 से नहीं है। तो अगर आपसे पूछे कि 7, 11, 13 से क्या डिविजिबल है तो इसका मतलब नहीं डिविजिबल नहीं है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग डिविजिबिलिटी टेस्ट के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट क्या होती है? इकाई अंक। इकाई अंक का निर्धारण इकाई स्थान के अंक से होता है, यानी कि इकाई पर कौन सा नंबर है। हमारे पास कुल 10 डिजिट है 0 से 9 तक की, है ना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जब इकाई का अंक, अगर इकाई का अंक यहाँ पे क्या क्या है आप लोगों का, अगर आपका यहाँ पे इकाई का अंक
एक सेकंड रुकिएगा। अगर 0 है, 1 है, 5 है और 6 है ना। अगर इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 है किसी भी संख्या के, है ना, तो यूनिट डिजिट क्या होती है, सेम होती है। मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि 120 की पावर 41 है, इकाई अंक 0 है। 121 की पावर 389 है, इकाई अंक 1 है। 25 की पावर 34 है, इकाई अंक 5 है। 126 की पावर 98 है, इकाई अंक आप लोगों का 6 है। तो इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 बन गए, 0, 1, 5 और 6 बन गए, है ना। तो 0, 1, 5, 6 बन गए। तो तब इकाई का अंक इकाई स्थान अंक के समान होगा। इस स्थिति में घात का कोई प्रभाव नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये है कि अगर यूनिट डिजिट पर 0, 1, 5, 6 आ रहा है तो इकाई अंक भी 0, 1, 5, 6 ही होंगे। इससे पावर से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यह आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगला रूल देखते हैं यूनिट डिजिट का। जैसे उदाहरण 120 की पावर 41, 120 की पावर 41 का इकाई अंक क्या है, 0 है ना, क्योंकि इकाई स्थान पर क्या आएगा, 0 आएगा। 121 की पावर 389 का इकाई अंक 1 है, तो इकाई के स्थान पर क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। इसके बाद जब इकाई अंक आपका 10156 में, तो इकाई अंक अगर सेम है तो सेम ही यूनिट डिजिट आएगी। और जब इकाई अंक 2, 3, 4, 7, 8, 9 हो तो उस केस में क्या होगा, जैसे कि 132 की पावर 31, 23 की पावर 47, 97 की पावर 11। फिर हम निम्नलिखित चरणों का पालन करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग घात को 4 से डिवाइड करेंगे। यानी कि इन संख्याओं की जो पावर या घात दे रखी है उनको 4 से डिवाइड करेंगे। जब हम किसी संख्या को 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल 0, 1, 2, 3 हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस केस में देखते हैं क्या क्या आएगा जब हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। जब इकाई स्थान पर 2 हो, है ना, जब इकाई स्थान पर 2 हो, ध्यान से देखिएगा, जब इकाई स्थान पर 2 हो, तो जब शेषफल 2 0 हो, है ना, जब शेषफल 0 हो यानी कि 2 की पावर कुछ भी दे रखा हो उसको 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 की पावर 4 तो 16, तो यूनिट प्लेस पर आएगा 6। जब शेषफल 1 हो तो केस बनेगा 2 की पावर 4n+1, तो 2 की पावर 1 यूनिट डिजिट पर 2 आएगा। और जब शेषफल 2 हो तो 2 की पावर कुछ भी, 2 यूनिट डिजिट को लेके चल रहा हूं मैं, इसकी पावर 4n+2 का केस बनेगा, तो 2 की पावर 2 बराबर 4। और जब शेषफल 3 हो तो नंबर और यूनिट डिजिट पर 2, 2 की पावर 4n+3 आएगा, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएगा। तो यूनिट डिजिट पर आप लोगों का 8 निकल कर यहाँ पर आएगा। यानी कि मान लो कि कोई नंबर है उसकी पावर 16 है और 16 की पावर को मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा, है ना। तो 0 में केस बनेगा आपका 2 की पावर 4n, है ना। तो लास्ट में 2 की पावर 4, इसको हम लोग लेंगे 2 की पावर 4 यानी कि 16, यानी कि यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। अगर शेषफल 1 हो तो यूनिट प्लेस पर 2 की पावर 1 2 आएगा। शेषफल 2 हो तो यूनिट प्लेस पर 2 की पावर 2 यानी कि 4 आएगा। शेषफल 3 हो तो यूनिट प्लेस पर 2 की पावर 3 यानी कि 8 आएगा। शेषफल 0 हो तो इस केस में 2 की पावर 4 16 यानी कि 6 आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। आगे बढ़ते हैं, इस उदाहरण को यहाँ पे समझते हैं। 132 की पावर 37 का इकाई अंक क्या है। 132 की पावर 37 का इकाई अंक क्या है, ठीक है ना। 37 को अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो कितनी पावर बचती है आप लोगों की, 1 बचती है। अगर 1 पावर है तो 1 पावर का मतलब क्या है, 2 की पावर 1, तो यूनिट डिजिट पर क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट पर आप लोगों का यहाँ पर 2 आएगा। जब घात 37 को 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 1 बचता है। यानी कि इसका जो फॉर्म बनेगी वो बनेगी 2 की पावर 4n+1, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही आएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। और जब इकाई का अंक 3 हो, जब इकाई का अंक 3 हो, है ना, तो शेषफल या तो 0 आएगा। 0 का मतलब है कि 3 की पावर 4, है ना। तो कौन सा केस बनेगा, 3 की पावर 4n बनेगा। तो 3 की पावर 4 का मतलब होता है 81, यानी कि यूनिट प्लेस पर आप लोगों का क्या आएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, ठीक है ना। यानी कि क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पर आप लोगों का 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और जब शेषफल 1 आए, यानी कि जब शेषफल 1 आए यानी कि फॉर्म बनेगी आपकी 3 की पावर 4n+1 यानी कि 3 की पावर 1, तो यूनिट प्लेस पर 3 आएगा। और जब शेषफल 2 बचेगा यानी कि 3 की पावर 4n+2, तो 3 की पावर 2 यानी कि यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। जब शेषफल 3 आए
तो 3 की पावर 4n+3 की फॉर्म बनेगी और 3 की पावर 3 यानी कि 27 यूनिट प्लेस पर 7 आप लोगों का यहाँ पर आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 173 की पावर 39 का इकाई अंक क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, है ना। जैसे ही हम लोग 39 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो आप लोगों का देखो 39 को 4 से डिवाइड करेंगे तो शेष 3 बचेगा, है ना। और जब 3 बचेगा तो ये फॉर्म बनेगी 3 की पावर 4n+1 यानी कि 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 क्या होता है, 27, यानी कि यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा आप लोगों का, 7 यहाँ पर निकल कर आएगा। इकाई अंक 4, 7, 8 और 9 के मामले में 2 और 3 के समान बनते हैं। ठीक है ना, समझ में आ गई बात यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो, जब इकाई स्थान पर 4 हो, जब इकाई स्थान पर 4 हो, तो जब 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो उसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 4 से, है ना, और जब पावर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगी यानी कि शेषफल 0 आएगा, तो उस केस में 4 की पावर 4 यानी कि 256 यानी कि यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। जब शेषफल 1 बचे तो 4 की पावर 4n+1, तो 4 की पावर 1 = 4 आएगा। जब शेषफल 2 बचे तो 4 की पावर 4n+2, तो 4 की पावर 2 = 16 यानी कि शेषफल 6 आएगा, यानी कि यूनिट प्लेस पर इकाई अंक 6 आएगा। जब शेषफल 3 बचे तो 4 की पावर 4n+3 यानी कि 4 की पावर 3 = 64 यानी कि यूनिट प्लेस पर आप लोगों का यहाँ पर 6 निकल कर आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। अगर पावर कंप्लीटली डिविजिबल हो रही है, शेषफल 0 बन रहा है, तो उस केस में 4 की पावर 4 यानी कि 256 यूनिट डिजिट 6 आएगी। और जब आपका क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, मान लो कि किसी कोई संख्या है जिसका यूनिट प्लेस 4 है और उसकी पावर 5 है, मान लो उसको 4 से डिवाइड करूंगा, पावर को 1 बचेगा, तो उस केस में 4 की पावर 1 यानी कि 4 आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल चेक करते हैं। 134 की पावर 122 का इकाई अंक ज्ञात कीजिएगा। सबसे पहले तो जो 122 पावर है, इस पावर को घात को यानी कि 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करेंगे 122 को, तो 2 शेषफल बचेगा। 2 शेषफल का मतलब है यानी कि 4 की पावर 2। 4 की पावर 2 16 होता है, जिसमें यूनिट डिजिट 6 होती है। तो यहाँ पर जो केस बनेगा 4 की पावर 4n+2 वाला केस बनेगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब अगला पॉइंट यहाँ पर समझते हैं। जब इकाई स्थान अंक 7 हो, यानी कि इकाई यूनिट डिजिट पर 7 जब आता है ना, जब यूनिट डिजिट पर 7 आता है और शेषफल जब 0 बचता है, यानी कि पावर को डिवाइड करने पर शेषफल 0 बचता है, तो केस बनता है 7 की पावर 4n, यानी कि 7 की पावर 4 का मतलब होता है 2401। 2401 यानी कि यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। और जब शेषफल 1 हो, यानी कि जब पावर को डिवाइड करने पर शेषफल 1 बचे, तो केस बनेगा 7 की पावर 4n+1। 7 की पावर 1 यानी कि 7 आएगा यूनिट डिजिट पर। और जब शेषफल 2 बचे, यानी कि 7 की पावर 4n+2, तो 7 की पावर 2 = 49 यानी कि यूनिट प्लेस पर 9 आएगा। और जब शेषफल 3 बचे, यानी कि 7 की पावर 4n+3, तो 7 की पावर 3 = 343, तो यूनिट प्लेस पर आप लोगों का 3 निकल कर यहाँ पर आएगा। ठीक है ना, तो 7 की जब यूनिट डिजिट 7 हो और 7 की जब पावर को डिवाइड करेंगे, अगर शेषफल 0, 1, 2, 3 बचता है, तो यूनिट प्लेस पर क्या आएगा, 1, 7, 9 और 3 आएगा। पूरा केस किस तरीके से बनता है मैं आपको बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पर एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है 1067 की पावर 57, तो यहाँ पर यूनिट प्लेस पर 7 है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, इस 52 को, इसकी जो पावर है, इसको 4 से विभाजित करेंगे। 52 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि शेषफल 0 बचता है। और 0 वाले केस में हम लोग क्या लेते हैं, 7 की पावर 4। तो 7 की पावर 4 यानी कि 2401 यूनिट प्लेस पर क्या आ जाएगा, 1 आपका आ जाएगा। बात समझ में आ गई है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जब इकाई स्थान पर 8 हो, यानी कि यूनिट प्लेस पर जब 8 आ जाए, है ना, यूनिट प्लेस पर 8 आ जाए और शेषफल आप लोगों का क्या बचे, 0 बचे, तो 8 की पावर 4 यानी कि 4096, तो यूनिट डिजिट 6 आएगी। शेषफल अगर आपका 1 बचे तो क्या आ जाएगा, यूनिट प्लेस पर 8 की पावर 1 यानी कि 8 आ जाएगा। शेषफल अगर आप लोगों का 2 बचे तो 8 की पावर 2 = 64 यानी कि 4 आ जाएगा आपका यूनिट डिजिट्स। और जब शेषफल 3 बचे
तो 8 की पावर 3 यानी कि 512, यानी कि यूनिट डिजिट आप लोगों की यहाँ पर 2 निकल कर आ जाएगी। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है 198 की पावर 70, इसका इकाई अंक बताना, यानी कि यूनिट डिजिट पर आप लोगों का 8 है ना। आप 70 को सबसे पहले 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 2 बचेगा, और 2 में क्या बनेगा 8 की पावर 2, और 8 की पावर 2 कितना होता है 64, यानी कि यूनिट प्लेस पर 4 आएगा। समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं। जब इकाई स्थान पर 9 हो, जब इकाई स्थान पर 9 हो और शेषफल 0 बचे पावर को डिवाइड करने के बाद, तो केस बनता है 9 की पावर 4n, यानी कि 9 की पावर 4, जो कि 6561 होता है, तो यूनिट प्लेस पर 1 आएगा। जब शेषफल 1 बचे तो 9 की पावर 4n प्लस 1, तो यानी यूनिट डिजिट पर आएगा 9 की पावर 1, यानी कि 9 आ जाएगा। और जब शेषफल 2 बचे तो 9 की पावर 4n प्लस 2, यानी कि 9 की पावर 2 इक्वल टू 81, तो यूनिट प्लेस पर 1 आ जाएगा। और जब शेषफल 3 बचे तो 9 की पावर 4n प्लस 3, तो 9 की पावर 3 इक्वल टू 729, यानी कि यूनिट प्लेस पर 9 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। ठीक है। अब इस पर भी एक एग्जाम्पल को यहाँ पर समझ लेते हैं। एग्जाम्पल है आप लोगों का 139 की पावर 11, यानी कि यूनिट प्लेस पर 9 है ना। अब सबसे पहले इसकी जो पावर 11 है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल 3 बचेगा, और 3 का मतलब यानी कि 9 की पावर 3, 9 की पावर 3 यानी कि 729, तो यूनिट प्लेस पर 9 आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे नंबर्स ऑफ जीरोस के बारे में। शून्यों की संख्या किस तरीके से निकालते हैं। हम संख्या के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या को गिनते हैं, है ना। संख्या का गुणनफल करेंगे, उसके अंत में कितनी जीरो है उसको गिनेंगे। जैसे कि 10 है तो 10 के फैक्टर हो जाते हैं 2 गुणा 5, 10 में कितनी जीरो, एक जीरो है। जैसे 100 है, 100 के फैक्टर 2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2, तो 100 में कितनी जीरो, यानी कि 2 जीरो। तो अगर 1000 है, 1000 में 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 3, तो 1000 में कितनी जीरो, 3 जीरो। अतः हम कह सकते हैं कि गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या n होने पर हमें 5 और 2 के ठीक n संयोजन की आवश्यकता है। बिल्कुल सही बात है। यानी कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए हमें संख्या में 2 और 5 के फैक्टर होने जरूरी है। जब 2 और 5 का कंप्लीट पेयर बनेगा तभी नंबर ऑफ जीरो बनेगी। अगर मान लो 2 आ गया और 5 नहीं आया तो जीरो नहीं बनेगा। अगर 5 आ गए 2 नहीं आया तब भी नहीं बनेगा। अगर 2 गुणा 5 दोनों फैक्टर में आ गए तो 2 गुणा 5 10 बन जाते, तो एक जीरो तुरंत बन जाएगा, है ना। तो इनके पेयर की जरूरत है, और इनमें भी जो मिनिमम पावर होगी 2 की या 5 की, उतनी ही नंबर ऑफ जीरो होगी। जैसे 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3 ले लूं तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पर 2 होगी, क्योंकि 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 के तो कंप्लीट पेयर बन जाएंगे 10 वाले, एक 5 का नहीं बनेगा। ठीक है, मैं आपको आगे भी समझाता हूँ इस बात को। जैसे 380 है, 380 के फैक्टर करें 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 19, तो एक पेयर बन रहा है 2 और 5 का। चूंकि 2 और 5 का केवल एक ही युग्म विद्यमान है, अतः हम कह सकते हैं गुणनखंडों से 380 के अंत में केवल एक ही जीरो आएगी। केवल क्या आएगी, एक ही जीरो आएगी। और आप देख भी सकते हो 380 में केवल एक ही जीरो है, क्योंकि 2 और 5 का केवल एक युग्म बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला उदाहरण देख लेते हैं। 12 गुणा 16 गुणा 25 गुणा 60 गुणा 225 गुणा 37 में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। तो 12 गुणा 16 गुणा 25 गुणा 60 गुणा 225 गुणा 37 में, तो 12 के हमने फैक्टर करे यहाँ पे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1, 16 के फैक्टर करे 2 की पावर 4, 25 के फैक्टर करे 5 की पावर 2, 60 के करे 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1। ठीक है ना। अब इसके बाद आगे के नंबर्स के, यानी कि 225 के करे 15 गुणा 15, 15 गुणा 15 को लिख दूंगा 5 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2। 37 अभाज्य संख्या है जिसमें ना 2 आता ना 5 आता है। ठीक है, तो सभी के फैक्टर कर लिए। तो अब हम 2 और 5 के सभी गुणनखंडों को गिनेंगे, केवल 2 और 5 की बात करेंगे नंबर ऑफ जीरो में। तो 2 की पावर 8 बनी और 5 की पावर 5 बनी, है ना। तो यानी कि जो कंप्लीट जोड़े बने 2 और 5 की, वो 5 बने। जो मिनिमम पावर होगी 2 और 5 की वो हम लेंगे, तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी, 5 निकल कर आ जाएगी। बात समझ में आ गई ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे आ जाओ। उदाहरण 100 के क्रम गुणित यानी कि 100 फैक्टोरियल के अंत में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। ठीक है ना। 100 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या। 100 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है,
1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू एंड सो ऑन इंटू 100 तक का ये आप लोगों को क्या चलता रहता है, मल्टीपल में चलते रहते हैं। ठीक है ना, उनमें आपको नंबर ऑफ जीरोस निकालने हैं। आपको यह गिनना होगा कि क्रम गुणित के विस्तार में 10 कितनी बार फैक्टर हो है। ठीक है ना, किसी संख्या के अंत में 10 के गुणन से बनता है जिसे 2 और 5 के रूप में फैक्टर किया जाता है ना। जब 10 बनेगा तभी आपका जीरो बनेगा, जिसको 2 और 5 के रूप में फैक्टर करा बनाते हैं। 100 फैक्टोरियल के केस में आपके पास बहुत सारी संख्याएं होगी जिन्हें एक साथ गुणा किया जाएगा। ठीक है ना, और उनमें से कुछ के गुणनखंड 2 और 5 होंगे। बिल्कुल सही। चूंकि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं में 2 5 से अधिक है, इसलिए हम 5 की संख्या गिननी होगी, है ना। क्योंकि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 से 100 तक की संख्याओं में 2 5 से ज्यादा बार आएगा, है ना। तो जो कम बार आएगा उसकी संख्या गिननी होगी, कम 5 आएगा तो 5 के नंबर को हम लोग यहाँ पर गिनेंगे और उसी के हिसाब पर हम लोग नंबर ऑफ जीरो को बता पाएंगे कि कितने होते हैं। अब जैसे 1 से 100 तक की संख्या में 5 के गुणजों की संख्या को ज्ञात करने के लिए आप एक सूत्र का प्रयोग करेंगे जिसमें 5 के गुणजों की संख्या 100/5 कर देंगे, यानी कि 20 आ जाएगा। ठीक है ना। अब पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में 20 ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड 5 है। हालांकि इसमें से कुछ संख्याओं में 5 के गुणनखंड है, जैसे 25 है, 50 है, 75 है, अतिरिक्त शून्य का योगदान करेंगे। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। 100 तक तो 5 5 आपके आगे कितने 20 आ गए, फिर उसमें 25 50 75 ये वाले नंबर भी तो बन रहे हैं। इन अतिरिक्त गुणनखंडों को ध्यान में रखने के लिए 25 के गुण को, यानी कि 25 के गुण को 5 गुणा 2 के लिए प्रक्रिया को दोहराते हैं। 25 के गुणों में कितने आ जाएंगे 100/25, यानी कि 4 यहां से आ जाएंगे। अगर हम इन दोनों को जोड़े, पहले से 20 आ रहे, दूसरे से 4 तो 24 आ गए। तो इसलिए 100 प्राकृतिक संख्याओं में 5 के 24 गुणज या 25 गुणज है जो 100 फैक्टोरियल में अंतिम शून्यों में योगदान करते हैं। इसलिए 100 फैक्टोरियल में 24 अंतिम शून्य है, 100 फैक्टोरियल में इसलिए 24 शून्य निकलेंगे। ठीक है ना, समझ में आ गई बात। इस तरीके से आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे रिमाइंडर्स थ्योरम के बारे में बात करेंगे, यानी कि शेषफल पर में। जैसे 37 को अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूं, यहाँ पे 37 को 5 से, तो यानी कि 5 तो क्या है आप लोगों का भाजक, जिसको डिवाइजर बोलते हैं। 37 क्या है भाज्य, यानी कि डिविडेंड, है ना। और कितनी बार भागफल हो रहा है, कोशेंट 7 आ रहा है, यानी कि भागफल 7। शेषफल 2 बचेगा, यानी कि रिमाइंडर 2 बचेगा। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, यानी कि डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर होता है। ऋणात्मक शेषफल की अवधारणा, जब हम 95 को 17 से विभाजित करते हैं तो धनात्मक शेषफल तो 10 आएगा, 17 पंजे 85 और 17 छिके 102, तो ऋणात्मक शेषफल -7 आ जाएगा। तो धनात्मक तथा ऋणात्मक शेषफल का योग भाजक के बराबर होता है। बात समझ में आ गई। देखो, धनात्मक शेषफल 10 आया, ऋणात्मक -7 आया, दोनों का योग करा और दोनों का योग किसके बराबर है, 10 और 7 17, यानी कि भाजक के बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अब ये उदाहरण था आपका 37/4। अगर इसमें बात करें धनात्मक शेषफल की, तो 4 नम 36 1 बचता है और 4 धम 40 तो ऋणात्मक शेषफल -3 बचता है। अगर इन दोनों का योग करो 1 + 3 4, यानी कि भाजक के बराबर आप लोगों का निकल कर आ रहा है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। अब ये थ्योरम देख लेते हैं रिमाइंडर थ्योरम में। यदि 1 + a पूरे की पावर n डिवाइडेड बाई a, तो शेषफल क्या आ जाएगा, 1 आएगा। यदि a की पावर n को डिवाइड करें 1 + a से, जहां पर a आप लोगों का सम संख्या है तो शेषफल 1 आ जाएगा, और जहां पर n आप लोगों की विषम संख्या है तो शेषफल स्मॉल a निकलकर यहाँ पर आएगा। ठीक है, समझ में आ गई। पर मैं इस पे एग्जाम्पल आपको दूंगा, उसके बाद आपको और ज्यादा क्लियरिटी होगी। बाकी जब नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे तो वहां से भी आप लोगों को क्लियरिटी आएगी। जैसे कि 68 की पावर 131 डिवाइडेड बाई 67 है, तो 68 अंश है, 67 हर है और इसकी पावर 131 है। अंश क्या है, हर से एक अधिक है, अतः शेषफल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब अंश हर से एक अधिक होगा, है ना, तो शेषफल क्या हो जाएगा आप लोगों का 1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके की अगर क्वेश्चन आएंगे रिमाइंडर थ्योरम में तो शेषफल 1 निकल कर आ जाएगा। ठीक है ना।
अब देखिए 67 की पावर 131 डिवाइड बाई 68, तो अंश 67 हर 68 घात 131। यदि हर अंश से एक अधिक है तो इसलिए हम घात का मान जांचते हैं। घात सम या विषम हो सकती है, यदि घात सम है तो शेष एक होगा, यदि घात विषम है तो शेष स्मॉल ए या अंश का मान होगा। बात समझ में आ गई है? बात समझ में आ गई। जैसे इस तरीके के केस में जब अंश हर से एक अधिक होता है तो हम लोग इसकी पावर को देखते हैं। अगर पावर आप लोगों की इवन नंबर आ गया है ना, तो शेषफल आप लोगों का 1 होगा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में आप लोग देख लो, पिछले क्वेश्चन में जो आप लोगों की पावर है वो आप लोगों की, है ना, जो पावर है अगर आप लोगों की इवन नंबर आ गई तो शेषफल आप लोगों का 1 होगा। ठीक है ना, क्लियर है? अगर पावर आप लोगों की ओड नंबर है तो शेषफल क्या हो जाएगा आप लोगों का? ए हो जाएगा, स्मॉल ए। स्मॉल ए का मतलब अंश का मान ही शेषफल आप लोगों का यहाँ पर होगा। ठीक है ना, अंश का मान ही शेषफल आप लोगों का यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, घात का मान 131 है जो कि एक विषम संख्या है, तो शेषफल क्या हो जाएगा आप लोगों का 67। तो इस केस में आप लोगों का जो शेषफल निकलेगा वो 67 निकलेगा, क्योंकि पावर यहाँ पर क्या है, एक विषम संख्या है। तो विषम संख्या में स्मॉल ए होता है या फिर अंश का मान ही शेषफल होता है, और अंश यहाँ पे 67 है, तो वही आप लोगों का यहाँ पर क्या हो जाएगा, शेषफल हो जाएगा। ठीक है ना, अगली थ्योरम देखते हैं यहाँ पर, यानी कि यूलर थ्योरम। यूलर थ्योरम ए की पावर एफ एन डिवाइड बाई कैपिटल एन, शेषफल 1 होगा। एफ एन यानी कि एन का टोसेंट फंक्शन होता है। कैपिटल एन कोई भी प्राकृतिक संख्या होती है। स्मॉल ए एन सहभाज्य, स्मॉल ए और कैपिटल एन सहभाज्य संख्या होती है, यानी कि कोप्राइम नंबर होते हैं। कोप्राइम नंबर मैंने आप लोगों को बताए थे क्या होते हैं, जिनका HCF 1 होता है और दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं, यानी कि जिन दो प्राइम नंबर के पेयर का HCF 1 होगा वो कोप्राइम नंबर आप लोगों के कहलाएंगे। जैसे कि कैपिटल एन इक्वल टू पी एन की पावर N1, P2 की पावर N2, P3 की पावर N3 एंड डॉट 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 पी एन की पावर N की पावर NR। तो एफ एन यानी कि फंक्शन हो जाएगा यहाँ पे 9 इंटू टोशेंट निकालेंगे 1 माइनस 1 अपॉन P1, 1 माइनस 1 अपॉन P2 एंड सो ऑन 1 माइनस 1 अपॉन Pn। जहां पर कैपिटल एन क्या है, 9, 9 होता है 3 की पावर 2। तो एफ एन यानी कि 9 है ना, जैसे 9 का हम लोग निकाल रहे हैं टोशेंट, तो 9 इंटू 1 माइनस 1/3, तो 9 इंटू 2/3, तो ये आप लोगों का 6 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा इसका टोशेंट। ठीक है ना, तो यदि n एक अभाज्य संख्या है तो एफ एन इक्वल टू n माइनस 1 होगा, है ना। टोशेंट 6 निकला था तो n बराबर 5 होगा, जो कि एक अभाज्य संख्या है, यानी कि F5 इक्वल टू आप लोगों का यहाँ पे 4 निकल कर आएगा, यानी कि n माइनस 1 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा। ठीक है ना, अब इसके बाद हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में। गुणनखंड और गुणज, वह संख्या जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करती है, उस दी गई संख्या का गुणनखंड या भाजक कहलाती है ना, और दी गई संख्या उस संख्या का गुणज कहलाती है। उदाहरण के लिए जैसे 24 है, तो 24 को कौन कौन डिवाइड करेगा, 1 2 3 4 6 8 12 24 से पूर्णतः विभाजित है, तो इसलिए कह सकते हैं 1 2 3 4 6 8 12 और 24 को 24 के गुणनखंड कहा जाता है, जबकि 24 को इन गुणनखंडों का गुणज कहा जाता है ना। 24 को क्या क्या कहा जाता है, इन गुणनखंडों का गुणज कहा जाता है। ठीक है ना, एक और स्वयं दी गई संख्या को दी गई संख्या के अनुचित गुणनखंड कहा जाता है, जब शेष सभी गुणनखंड को उचित गुणनखंड कहा जाता है। One and itself given number are called the improper factors of the given number, while rest of all the factors are called proper factors। ठीक है, अब अभाज्य गुणनखंड की अगर हम लोग बात करें, यदि किसी प्राकृतिक संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जाता है तो संख्या के गुणनखंड को उसका अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। उदाहरण जैसे 72 को लिख दूंगा 2 की पावर 3 गुना 3 की पावर 2, जहां 2 और 3 को 72 का अभाज्य गुणनखंड कहा जाता है। ठीक है, गुणनखंडों की संख्या अभाज्य गुणनखंड में यदि n बराबर a की पावर x गुना b की पावर y गुना c की पावर z, जहां पर a b c और n क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, तो इसमें गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी x+1 इंटू y+1 इंटू z+1। तो गुणनखंडों का गुणनफल n की पावर गुणनखंडों की
संख्या डिवाइडेड बाई 2 होता है, यानी कि पावर नंबर ऑफ फैक्टर्स डिवाइडेड बाई 2 के बराबर निकल कर आएगा। एक एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे कि एग्जांपल है 2160, इसके फैक्टर करूंगा 216 इंटू 10, तो 216 के फैक्टर करूंगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 10 के फैक्टर करूंगा 2 इंटू 5, तो 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 आ गया। गुणनखंडों की संख्या है ना, तो गुणनखंड यानी कि 4 प्लस 1, 3 प्लस 1, 1 प्लस 1, तो 5 प्लस 4 प्लस 2 यानी कि 40 आ गया। गुणनखंडों का गुणनफल कितना आएगा, 2160 की पावर 40 है टोटल, 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2160 की पावर 20 आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे सम ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों का योग। जैसे 72 के फैक्टर करेंगे तो 72 के फैक्टर कितने होते हैं, है ना, सम ऑफ फैक्टर 2 की पावर 2, ठीक है ना। अगर मैं 72 के यहाँ पर फैक्टर करूं तो मैं यहाँ पे कह दूंगा 24 थी 72, 24 को कह दूंगा 8 इंटू 3 इंटू 3, यानी कि 2 की पावर 3 और इंटू 3 की पावर 2, ये तो आएगा। इस 2 की पावर 3 को सम ऑफ फैक्टर में लिख दूंगा, 2 की पावर 0 से शुरू करूंगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3। अब 3 की पावर 2 को क्या लिख दूंगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 की पावर 2 1 2 होता है, 1 और 2 3, 2 की पावर 2 4 3 7, 2 की पावर 3 8, 7 8 15, 15 आ गया। 3 की पावर 0 1, 3 की पावर 1 3, 3 और 1 4, 3 की पावर 2 9, 9 और 4 13, 15 गुणा 13 यानी कि 195 आ गया। ठीक है ना, तो गुणनखंडों की संख्या आ गई 195। अगर 2160 के फैक्टर क्या थे, 2 की पावर 4 गुणा 2, 3 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 1, तो इसमें गुणनखंडों का योग निकालो अगर सम ऑफ फैक्टर, तो यहाँ पर 2 की पावर 4 को लिख दूंगा, 2 की पावर 0 से लिखना शुरू करूंगा, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4, है ना। और 3 की पावर 3 को क्या लिख दूंगा, 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3, 5 की पावर 1 को क्या लिख दूंगा, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। तो ये आप लोगों का टोटल कितना आएगा, इसका जो सम करूंगा 31 आ जाएगा, इसका जो सम करूंगा ये आप लोगों का 40 आएगा, इसका जो सम करूंगा आपका 6 आ जाएगा। तो सभी का मल्टीपल निकल कर आया 7440 सम ऑफ फैक्टर निकल कर आए हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो यहाँ पर यह गुणनखंडों का योग कैसे बनता है जीपी में, a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ठीक है ना, इस तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे 2 की पावर 5 था आप लोगों का, है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई है। ठीक है जी, इसके बाद आप लोग यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 आएगा, ये 2 की पावर 4। ठीक है ना, ये 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 थी ना। इसके बाद 1 इंटू 3 की पावर कितनी थी, 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 3 माइनस 1। इसके बाद 5 की पावर 2 थी, 1 इंटू 5 की पावर 2 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो ये आप लोग 31 आ गया, ये आप लोग यहाँ पर 40 आ गया और ये आप लोग यहाँ पे 6 आ गया। सभी की गुणा करी तो 7440 आ गया, है ना। तो इस तरीके से भी आप लोग फॉर्मूला को यूज करके सम ऑफ फैक्टर्स को यहाँ पर निकाल सकते हैं। अब 2160 में फैक्टर होते हैं 2 की पावर 4, 3 की पावर 3 और 5 की पावर 1। अगर इसमें सम गुणनखंड की बात करें तो सम गुणनखंड क्या हो जाएगा, न्यूनतम 2 की पावर 1, है ना। सम गुणनफल क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1। अगर टोटल गुणनखंडों की संख्या के बारे में बात करें, है ना, तो ये आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 2। कहाँ से, ऊपर से लिए जाएंगे, क्योंकि कैसे लिए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 की पावर 4 है तो 4 में 1 जोड़ दूंगा 5 आ जाएगा, 3 की पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ दूंगा 4 आएगा, 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ दूंगा 2 आएगा, 5 गुणा 4 20, 20 दूनी 40। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो और ये सारे इसके गुणनखंड यहाँ पर हो गए। आगे बढ़ते हैं, या गुणनखंडों का योग और कैसे निकाल सकते हैं, सम गुणनखंडों की संख्या 4 गुणा 4 गुणा 2 यानी कि 32 आ जाएगा। या 2160 की पावर इस तरीके से करेंगे, जिसमें से हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं 2 को यहाँ से बाहर कॉमन लेके रख लूँ इस तरीके से और अंदर ये आपका पेयर बनेगा, तो अंदर का आपका क्या बन जाएगा, 3 की पावर, यानी कि सम गुणनखंडों में 2 की पावर 0 वाले को मैं नहीं लूंगा। जैसे 2 की पावर 4 है और इसके गुणनखंड 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2,
2 की पावर 3 और 2 की पावर 4 लिया जाएगा तो 2 की पावर 0 आप लोगों का 1 होता है, जो कि सम गुणनखंड नहीं है, तो सम आ जाएंगे आप लोगों के केवल 4, तो 4 तो यहाँ से आ जाएंगे, है ना। 3 की बात करूं तो इसमें 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 3, इन चारों को लूंगा तो 4 यहाँ से आएगा। इसके बाद 5 की पावर 1 को 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, तो 2 गुणनखंड यहाँ से आ जाएंगे, तो ये आप लोगों के सम गुणनखंडों की संख्या निकल कर आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं सीरीज के बारे में। सीरीज यानी कि श्रृंखला, है ना। कुछ श्रृंखलाएं निश्चित पैटर्न का अनुसरण करती है, हम कहते हैं कि यह एक श्रृंखला है। और श्रृंखलाएं कुछ इस तरीके से होती है, पहली होती है समांतर श्रेणी, दूसरी गुणात्मक श्रेणी, तीसरी होती है हरात्मक श्रेणी। तो सबसे पहले समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बात करते हैं। समांतर श्रेणी, when the difference from n succeeding term to its preceding term remain constant, यानी कि इनके दो पहली और पिछली और अगली टर्म के बीच का डिफरेंस हमेशा स्थिर रहता है। जब किसी भी उत्तरवर्ती पद और उसके पूर्ववर्ती पद के बीच का अंतर स्थिर रहता है, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, तो 1 3 का डिफरेंस 2, 3 5 का डिफरेंस 2, 5 7 का डिफरेंस 2, 7 9 का 2, तो प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है और अंतर को डी से दर्शाया जाता है। ठीक है ना। और डिफरेंस जब स्थिर रहता है यानी कि कांस्टेंट रहता है, तो आप लोगों की अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आती है किसी सीरीज का एनवा पद या टीएन कह दो इसे, है ना, टीएनवा पद या एल कह दो, इसको लिखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी समांतर श्रेणी में। टीएन एनवा पद और एल को अंतिम पद कहा जाता है। टीएन या फिर एनवा पद एक ही बात है और एल को क्या कहा जाता है, अंतिम पद कहा जाता है। ठीक है, एनवा पद निकालने के लिए अगर ये श्रेणी दे रखी है 1 3 5 7 और 20 तक के पद है, तो बताओ कि क्या होगी। तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा आप लोगों का, टीएनवा पद निकालना, 20वां पद निकालना, टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो T20 निकालना तो ए आपका 1 आएगा, एन क्या है 20, 20 माइनस वन, और डिफरेंस कितना है 2 है, तो ये आएगा 1 और 20 माइनस वन, 19 गुणा 2 यानी कि 38, यानी कि 39 आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म तो ए आ गया और डिफरेंस ये क्या आ गया, दोनों टर्म का डिफरेंस यानी कि 3 माइनस वन, किन्हीं भी दो टर्म का डिफरेंस निकाल के 2 आएगा, तो 2 आ गया आप लोगों का। तो 39 यहाँ पर इसका 20वां पद निकल कर आ जाएगा। आगे आ जाते हैं, किसी श्रेणी के n पदों का योग। समांतर श्रेणी में n पदों का योग कैसे निकालते हैं, एस फॉर सम, सम इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी होता है, इंटू डी होता है। जहां पर एस फोर सम है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, a फर्स्ट टर्म है और d आप लोगों का डिफरेंस है। या फिर अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म आप लोगों को गिवन है तो सम निकालने के लिए कौन से फॉर्मूले को यूज करेंगे, तो सम इक्वल टू n बाई टू ब्रैकेट के अंदर a प्लस एल यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्लियर है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगली जो सीरीज है आप लोगों की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणात्मक श्रेणी, प्रत्येक उत्तरवर्ती पद को एक निश्चित संख्या से गुणा किया जाता है। जैसे कि उदाहरण दे रखा है 1 2 4 8 16, तो 1 गुणा 2 2, 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 2 16। तो प्रथम पद को ए से दर्शाया जाता है, तो यहाँ पर ए बराबर तो 1 है और इसका अनुपात निकालते हैं, कॉमन रेशियो, सामान्य अनुपात को आर से दर्शाया जाता है। आर कैसे निकलेगा, अगले को पिछले टर्म से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 को 1 से करेंगे, 4 को 2 से करेंगे, 8 को 4 से, 16 को 8 से, तो रेशो कितना आ जाएगा आप लोगों का 2 आएगा, यानी कि कॉमन रेशो इक्वल होता है हमेशा। अगर टीएन यहाँ पे निकालेंगे, टीएन निकाल लो जिसको एनवा पद कहते हैं या फिर एल कह दो, तो ये आएगा ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब ये जैसे श्रेणी आप लोगों को दे दी 1 2 4 8 16 32 का 30वां पद निकालना, जिसमें फर्स्ट टर्म तो आपका ए आ गया, कॉमन रेशियो 2/1 या 4/2 या 8/4 सेम आएगा 2 ही। तो T30 निकालना, तो T30 इक्वल टू ए क्या होता है फॉर्मूला, Tn इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस वन। तो ए 1 है, आर आपका 2 है, कौन सा पद n कितना है 30, 30 माइनस वन, तो 2 की पावर 29। ठीक है, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में योग हम लोग निकाले, तो a इंटू 1 माइनस आर की पावर n को डिवाइड करेंगे 1 माइनस आर से, जहां पर r से बड़ा होगा 1, जहां पर 1 क्या होगा यहाँ पे r से बड़ा होगा। अगर a इंटू आर की पावर n माइनस वन डिवाइड बाई आर माइनस वन, तो इस केस में r बड़ा होगा 1 से। तो ये दो पॉसिबिलिटी बनती है गुणात्मक श्रेणी में सम निकालने की। अगर r से बड़ा है 1 तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला जाएगा,
अगर r 1 से बड़ा है तो सेकंड वाला फॉर्मूला यहाँ पर बनेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो लास्ट सीरीज आप लोगों की आती है वो आती है आपकी हार्मोनिक प्रोग्रेशन हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी को वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे उस समांतर श्रेणी के व्युत्क्रम को लेकर निर्धारित किया जाता है जिसमें जीरो शामिल नहीं होता है। यानी कि हरात्मक श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की उल्टी होती है लेकिन जीरो शामिल नहीं होता है। जैसे उदाहरण 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो दी गई श्रेणी की सभी संख्या को उलट दे, हमें श्रेणी प्राप्त होती है। अगर कोई ये संख्या है, अगर इनको हम लोग उलट देंगे तो हमें वह श्रेणी मिल जाएगी, हरात्मक श्रेणी। जैसे कि हमने सबको उलट दिया तो संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंतर सारे बराबर है, इसलिए श्रेणी अब एपी में है, इसलिए दी गई श्रेणी एचपी में है ना। तो श्रेणी को उलट के अंतर चेक करेंगे, एपी में होगी तो इसका मतलब वह श्रेणी आप लोगों की एचपी में है। ठीक है ना। अर्थ समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य और हरात्मक माध्य के केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 अलग अलग माप है जिनको उपयोग सांख्यिकी और गणित में डाटा को विभिन्न तरीकों से सारांशित करने और उनका वर्णन के लिए किया जाता है। इसमें से प्रत्येक माध्य के अपने विशिष्ट गुण और उपयोग के मामले हैं। ठीक है ना। ये क्या बात करी हमने, इसकी यह बात करी है मीन की, है ना। ये बात हमने जो करी है यहाँ पे किसके बारे में बात करी है, मीन के बारे में। ये मीन के बारे में हमने बात करी है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, मीन यानी कि माध्य। मीन यानी कि हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, माध्य बोलते हैं। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। यह आप लोगों का माध्य है। ठीक है जी। माध्य क्या होता है, माध्य समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य, हरात्मक माध्य केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 अलग अलग माप है जिसका उपयोग सांख्यिकी और गणित में डेटा को विभिन्न तरीके से सारांशित करने और उसका वर्णन करने के लिए किया जाता है। इनमें से प्रत्येक माध्य के अपने विशिष्ट गुण और उपयोग के मामले हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अंक गणितीय माध्य यानी औसत। अंक गणितीय माध्य का जो सूत्र होता है सिग्मा एक्स एन की पावर एन, जहां पर सिग्मा एन सभी मानों का योग को दर्शाता है, एन मानों की संख्या को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद अंक गणितीय माध्य का औसत निकालेंगे। अंक गणितीय माध्य प्रत्येक डेटा बिंदु को समान महत्व देता है तथा डेटा में आउटलायर्स के प्रति संवेदनशील होता है। उसका उपयोग डेटा को सारांशित करने के लिए किया जाता है जब आप एक विशिष्ट या प्रतिनिधि मूल्य ढूंढना चाहते हैं। ठीक है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं। गुणात्मक माध्य, है ना, ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। गुणात्मक माध्य का उपयोग उन राशियों के साथ काम करते हुए किया जाता है जो गुणात्मक प्रकृति की होती है, जैसे वृद्धि दर अनुपात या घातांकीय डेटा। इसकी गणना एन मानों के गुणनफल का एनवा मूल लेकर की जाती है। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे गुणात्मक माध्य का जो सूत्र होता है G इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर x1 इंटू x2 इंटू x3 डॉट 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 xn, जहां पर x1 x2 डॉट 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 xn का मान है। ठीक है ना। ये गुणात्मक ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला होता है। इसके बाद आगे की तरफ बढ़ते हैं हरात्मक माध्य यानी कि हार्मोनिक मीन। दरों, गतियों या आवर्तियों से निपटने के लिए हरात्मक माध्य का उपयोग किया जाता है। इसकी गणना मानों के एक समूह के व्युत्क्रम के समांतर माध्य का व्युत्क्रम लेकर की जाती है। ठीक है ना। हरात्मक माध्य h इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn, जहां पे x1 x2 एंड डॉट 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 xn का मान है। ठीक है। समांतर माध्य, गुणात्मक माध्य, हरात्मक माध्य के गुण। यदि समांतर माध्य को a से, गुणात्मक माध्य को g से, हरात्मक माध्य को s से डिनोट करते हैं तो a, g और h दो धनात्मक संख्याएं a और b के समांतर गुणात्मक और हरात्मक माध्य होती है। फर्स्ट फॉर्मूला a इक्वल टू स्मॉल a प्लस स्मॉल b डिवाइडेड बाई 2 होता है। कैपिटल G इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर a इंटू b होता है। दो संख्याओं के बारे में बात कर रहा हूं मैं। और H, कैपिटल H इक्वल टू 2ab अपॉन a प्लस b होता है ना।
ए ग्रेटर देन इक्वल टू जी और जी ग्रेटर देन इक्वल टू एच के होता है। और थर्ड पॉइंट है आप लोगों का कि जी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एच होता है। जी स्क्वायर यानी कि गुणात्मक माध्य का स्क्वायर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन के मल्टीपल के बराबर होता है, जहां पर इसलिए ए जी एच आपके जीपी में होते हैं। तो यहां तक की बात समझ में आ गई है? ठीक है, तो सारे पॉइंट्स आप लोगों को ध्यान से देखने हैं। इसके बाद फोर्थ पॉइंट है ए की पावर एन प्लस वन प्लस बी की पावर एन प्लस वन को अगर ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन से डिवाइड करे। ए क्या है अगर एन बराबर जीरो है, जी क्या है यहाँ पे अगर एन की वैल्यू माइनस वन बाई टू है, और एच क्या है यहाँ पर जब एन की वैल्यू माइनस का वन है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के इस सेशन में आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं एक एक्सरसाइज की क्लास लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम की, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलूंगा मैं आपसे अपनी अगली क्लास में।